हाँ, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपको याद होगा, जैसे मान लो अगर यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, अभी दो ही एक्सिस ले रहा हूं मैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है सपोज वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है सपोज वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लो गामा है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है तो उसमें अगर कॉस लगा दो तो कॉस अल्फा, बीटा जो एंगल बन रहा है उसमें कॉस लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने गामा लिया है, तो ये क्या हो गया, कॉस गामा। ये जो वैल्यू मिलती है हमको, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये चीज? कोसाइंस क्यों? क्योंकि कॉस लगा है। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एक अल्फा बीटा गामा जो है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल है जो इनडायरेक्टली उसके डायरेक्शंस को बताते हैं। तो यहां पर सेम चीज लाइन के साथ होंगी, जो हमने वेक्टर के साथ पढ़ा बस वही चीज लाइन के साथ है। तो यहां पर भी डायरेक्शन कोसाइंस वही होते हैं जिनको एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल का मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा, एम का मतलब क्या हो गया, कॉस बीटा, और एन का मतलब क्या हो गया, कॉस गामा। क्लियर ये चीज? और इसके अलावा तीन नंबर्स होते हैं जिनको डायरेक्शन नंबर्स या फिर डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है, ए बी सी। अगर बोला जाए डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ सेम प्रपोर्शन में होते हैं। मतलब एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, इनका रेशियो सेम होता है। इसमें ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या है, आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन। वेक्टर में हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। ये रेशियो हमने देख लिए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में। तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी के इक्वल है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए के, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के। और जब ये वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, एल की जगह पे ए के रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर के स्क्वायर। एम की जगह पे बी के रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर। और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन। जिससे आपको के की ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब के की इस वैल्यू को वापस से इस जगह पे रखो, यहां पर रखो, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन ये पूरा टर्म। समझ में आया कि नहीं? वही चीज यहां पर लिखा है, एन इज इक्वल टू दिस। और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ये वाला पूरा टर्म। तो ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू। और यहां पर ये किसकी वैल्यू, सिमिलरली एल की वैल्यू। तो यहां पर आपको जो वैल्यू दी हुई है ना, एल एम एन की वैल्यू, वो निकालने का फॉर्मूला है, ये समझ लो। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मतलब कि एबीसी दिए हुए हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोल रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें जो आपको सामने बोर्ड में दिख रही है, क्योंकि इनको यूज करने वाले हम डायरेक्टली। ए कॉमा बी कॉमा सी ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये एक्चुअली एक नंबर होते हैं जो कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसका डिटेल थोड़ा आगे एक दो पॉइंट के बाद आएगा, फिलहाल टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखो बस।
ओके, नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है। सो यहां पर आपको डायरेक्शन रेशियो ये ध्यान में रखना है, एबीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन ये ध्यान में रखना है, एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी प्रूव की थी डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, एंगल से कैसे रिलेटेड होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ पर वो फिगर बना हुआ है, देखो, एक्स एक्सेस के साथ अल्फा, वाई एक्सेस के साथ बीटा, जेड एक्सेस के साथ गामा, और ये वो लाइन एल है, ये जो आपको दिख रहा है वो लाइन एल है, ठीक है। और ये फॉर्मूले उसके कन्वर्जन के, मतलब रेशियो से कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं वो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट passing through 2 points या joining 2 points. Direction cosine of a line passing through 2 points. नोट किया हेडिंग सबने? अब देखो यहां पर देखो इस पॉइंट में क्या लिखा है, द डायरेक्शन, एक सेकेंड, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दिस एंड दिस। मान लो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। ये दोनों पॉइंट किसी लाइन में है, किसी लाइन में है, या जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं। जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज को पिछले पॉइंट में हमने किससे डिनोट किया था, ए, बी और सी से। तो ये निकालने का सिंपल तरीका है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1, बी की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1 और सी की वैल्यू क्या होगी z2 माइनस z1। क्लियर ये चीज? ये डायरेक्शन रेशियोज है, डीआर से, ठीक है। नोट किया प्राजक्ता? नोट करो उसको जल्दी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? अब ये बताओ मुझे, अभी जो आपने नोट किया था ना, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एल निकालने का फॉर्मूला अगर एबीसी आपको पता है तो एल, एल मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कैसे निकालते थे? प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। अब इधर पे ध्यान से समझना, ये ए की वैल्यू देखो क्या है यहां पर, x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, और ये जो PQ है, PQ एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप PQ निकालने जाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां x2 माइनस x1 किसके बराबर हुआ, a के, y2 माइनस y1 किसके बराबर हुआ, b के, z2 माइनस z1 क्या है, c के। तो ये जो l की वैल्यू है वो इस तरह से निकली, चाहे आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। क्लियर हुआ ये चीज? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब? नहीं, एक्चुअली जो तुम बोल रहे हो वेक्टर फ्रॉम ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला ना, हाँ सेम वही चीज है, मतलब वही चीज हम जो वेक्टर में यूज करते हैं, अब ये लाइन के सेंस में आई, फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है ये पूरे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो नेक्स्ट लाइन आपको दिख रही है, वो एक्चुअल में क्या है, डीसीज है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है। अब आपने ये फॉर्मूला देखा था, या फिर अगर पॉइंट के फॉर्म में देखोगे तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर ये चीज? यहाँ x2 माइनस x1 a हो जाएगा, और pq मतलब ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू, जैसे भी समझ लो। तो नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस, ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला हो गया।
ओके, और पी क्यू क्या है वो तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो इसने वही चीज नोट में लिखी है कि जो पी और क्यू अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनेगा उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो x2 माइनस x1, y2 माइनस 1, z2 माइनस z1, या तो ये होगा या तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2 ये होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई पॉइंट पी क्यू या क्यू पी दोनों का कोई भी डिफरेंस ले लो। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, ये नोट वही चीज है जो हमने यहां पर लिखाई थी। तो इंपॉर्टेंट बस दो चीजें कि डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस, और यहां स्टार्ट हो जाती है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है? जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री। बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है? 135 डिग्री। गामा मतलब कि जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। और आपको क्या निकालने बोल रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कि एल, एम और एन। तो एल कैसे निकलता है? कॉस अल्फा से, ठीक है। अगर एंगल दिए तो कॉस अल्फा, एबीसी दिए हुए तो वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉस अल्फा मतलब कितना हो जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। एम क्या हो जाता है? कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? 135। कितना होगा? निकालो। हाँ, ये वाली वैल्यू आएगी -1/√2 और ये वाली वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये जो तीनों नंबर्स आपने निकाले इनको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब आपको क्या बोल रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है एक लाइन का जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। वाई एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो बीटा। जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो क्या है? गामा। तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? गामा। क्लियर ये चीज? तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? कॉस अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। और ये क्या हो गया? एम, और ये क्या हो गया? एन। ये तीनों क्या हो गए? इक्वल। क्लियर ये चीज? एल एम एन में क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब यहां पर एल, एम और एन तीनों इक्वल है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1/√3। क्लियर हुआ ये चीज? ये एल हो गया। तो एम और एन भी दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू +-1/√3। ये क्या हो जाएंगे? उसके डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसा क्वेश्चन हमने वेक्टर में भी किया था। यस, तीनों इक्वल आए थे ना? एल एम एन तीनों इक्वल है। क्यों? ये वाला, ये वाला लिख के, ये वाली लाइन नहीं लिखो तो एल एम एन निकलेगा कैसे फिर? क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? पढ़ना इसमें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब तेरे को एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो एल एम एन की वैल्यू निकालेगा कैसे? तो तेरे को ये तो प्रॉपर्टी, ये तो वेल नोन प्रॉपर्टी, ये तो ट्रू होती है। यहां पर ये इक्वल है इसलिए ये एम की जगह पे एल स्क्वायर लिखा, एन की जगह पे एल स्क्वायर लिखा। समझ में? फिर तीनों का एडिशन 3 एल स्क्वायर हो गया। फिर एल स्क्वायर की वैल्यू इतनी, एल की वैल्यू इतनी। क्लियर? पक्का? ये वाले क्वेश्चन बनते हैं हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। इफ
अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, तो देखो इधर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -18, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू -4। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या निकालने बोल रहा है अब क्वेश्चन में, एल एम एन। तो एल कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो सारे एल एम एन की वैल्यूज। 22 है ना शायद, 441 21 का होता है। लिखना चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -+18/22, यही आ रहा है ना। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस माइनस आएगा, वो +-12/22। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा, -+4/22। ठीक है, चेक कर लो एक बार, क्लियर ना। वो माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये माइनस है, तो अगर ऊपर वाला साइन प्लस लोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। और नीचे वाला साइन माइनस है, तो माइनस लोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये +12 था, इसलिए +12 जैसा था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सबका, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कौन सा वाला, देखो ये जैसे ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो प्लस इंटू माइनस मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस। और जब हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस नीचे वाला क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब आपके दो डायरेक्शन कोसाइंस मिले। पहला वाला जो है वो -18/22, 12/22 और -4/22 है। मतलब पहली बार आप सिर्फ ऊपर वाले साइन लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया। और दूसरा जो डायरेक्शन को साइन आएगा उसमें आप नीचे वाले साइन लोगे, मतलब +18/22। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, -12/22। और तीसरा क्या हो जाएगा, +4/22। तो ये दो वैल्यूज मिली है आपको एलिमेंट की, दोनों वैल्यूज करेक्ट होंगी। क्लियर हुआ ये चीज, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तो वेक्टर वाला ही क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं इसमें आगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। हम्म, देखो इसको मैं डायरेक्शन रेशियोज के कंपैरिजन में आपको बताता हूं कि कैसे उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ये हो गया पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट ये हो गया पॉइंट सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -2 1। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5 8 7। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये ए बी जो लाइन है इसका डी आर निकालो। डी आर मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोस। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो देखो मैंने लिखवाया था, कैसे निकालते हैं अमन डायरेक्शन रेशियो, बता ऋषि। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, ये बताओ कितना आएगा, -3 आएगा। फिर y2 माइनस y1 कितना आएगा, -5। फिर z2 माइनस z1 मतलब कितना आ जाएगा, -3। ये किसके डायरेक्शन रेशियो मिले हमको, ए बी के। क्या ये क्लियर हुआ। अब निकाल लो बीसी का डायरेक्शन रेशियो। तो बीसी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बीसी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा, ये 6। y2 माइनस y1 मतलब ये कितना आ जाएगा, 10।
Z2 माइनस Z1 मतलब ये कितना आ जाएगा 6। क्या ये समझ में आया? तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो हमने ले लिए। अब अगर ये दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम प्रपोर्शन में है, मतलब दो डायरेक्शन रेशियो है ना, तो मान लेते हैं हम इसको A1 B1 C1 है, और ये वाले जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या है A2 B2 और ये क्या है C2। अगर मान लो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 होगा, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो यहां पर रेशियो देख लो कितना आ रहा है A1 अपॉन A2 का, -3/6, मतलब कितना आ रहा है -1/2। इधर पे B1 अपॉन B2 चेक करो, -1/2। ठीक है, और C1/C2 में भी क्या आ जाएगा -3/6, मतलब क्या आ जाएगा -1/2। तो सेम रेशियो में आ रहा है, इसलिए तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। सेम कंसेप्ट हम वेक्टर में यूज करते थे, याद आया ये चीज? बस उसमें हम इसको वेक्टर लिख देते थे, वेक्टर ए बी निकाल लेते थे। वेक्टर ए बी क्या हो जाता, 3i माइनस 5j प्लस -3 के, और वैसे ही सो ऑन। हटा दो इसको, मैं हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना क्या लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर लो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो सबसे पहले देखो, आपको दे दिया एक ट्राइंगल, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस मार्क कर लेते हैं, ए बी और ये क्या हो गया सी। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 5 -4। वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और ये क्या हो गया 2। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट है -5 -5 -2। ठीक है, आपको क्या निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्शन कोसाइन। किसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, साइड्स का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए बी, ये हो गया ए बी। ठीक है, कौन बताएगा, साधना। वह जो साइड ए बी है, इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, बताओ कैसे निकलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बताओ, यहाँ अल्फा अल्फा कहाँ दिया हुआ है, हाँ और कोई, अभी वेक्टर से उसको रिलेट मत करो, अभी तक जो हमने पढ़ा वेक्टर कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, ए बी सी मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पर हम ए बी सी मतलब कि इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, ए बी सी। समझ में आया ना, डायरेक्शन रेशियोज वो कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1। अच्छा x2 ये होगा ना, x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा ये -4। बी की वैल्यू y2 माइनस y1, तो कितना आ जाएगा ये -4। और ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, कितना आ जाएगा ये +6। समझ में आया एबीसी? हाँ वेक्टर से भी कर सकते हैं। ये आ गया। अब उसके एलएमएन निकालने का फॉर्मूला क्या है, साधना क्या है फॉर्मूला बताओ, एबीसी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन का। नींद आ रही क्या? अरे ये फॉर्मूला जो फर्स्ट पेज में मैंने क्या लिखवाया था तुम लोगों को, और जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, याद आया? यही फॉर्मूला तो यूज करना है। ये देखो यहां पर इस क्वेश्चन में भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था। हाँ, तो L इज इक्वल्स टू ये है प्लस माइनस ए अपॉन √ओवर A² प्लस B² प्लस C²। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 अपॉन √ओवर A² मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फर्दर √19 आ रहा है, √98। तो ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन √ओवर 16 प्लस 16 32 प्लस 36। कुछ और क्यों आ रही है, 98 बोल रहे हो कि 68 आएगा? दोनों के दोनों 19 98 बोल रहे थे, तो मैं कंफ्यूज हो गया। 68 आएगा ना? हाँ,
माइनस प्लस 4/√68। m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू माइनस, ये हो गया प्लस माइनस और बाहर में क्या, -4/√68। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम आना है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, फिर इधर पे क्या आ जाएगा? 6/√68। क्लियर? आगे जो सिंप्लीफाई होगा वो कर लेना। वैसे ही अभी तो ये सिर्फ ए बी का निकला, अब अगला किसका निकालोगे? बी सी का, फिर अगला किसका निकालोगे? सी ए का। हाँ, ये सिर्फ ए बी का है। क्लियर हुआ कि नहीं? जितनी लाइन है उतने डायरेक्शन रेशियो। एक लाइन के 3 होते हैं, एल एम एन, फिर दूसरी वाली लाइन के लिए फिर एल एम एन, तीसरी लाइन के लिए 3। समझ गए ना ये? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर एंड होती है, सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है। सेकंड एक्सरसाइज देखो, उसके लिए जो कंसेप्ट है वो ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, स्पेस मतलब क्या लिखा है? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ठीक है, ओके। सो अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, दो कंडीशंस में आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन। मतलब अगर आपको लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ है, तब आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। और क्या लिखा है? इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब अगर आपको उस लाइन में 2 पॉइंट दिए हुए तो इक्वेशन निकाल सकते हो। तो दो कंडीशन होगी, कंडीशन 1 जब एक पॉइंट और डायरेक्शन, कंडीशन 2 जब 2 पॉइंट दिए हो। क्लियर ये चीज? तो अब कंडीशन 1 देखते हैं, ध्यान से समझना, ये कंसेप्चुअल है, ये वाला पार्ट थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना, ये जो सामने दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो क्या है यहां पर? दो कंडीशन, एक गिवन पॉइंट होगा जिससे वो पास हो रही है, और पैरेलल होगा किसके? एक गिवन वेक्टर के। मतलब डायरेक्शन दे दिया है और क्या दे दिया? पॉइंट दे दिया है। समझ में आई ये चीज? अब ये सपोज वो 3D है, 3D स्पेस है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ये आपको वो लाइन दिख रही है, लाइन क्या है? एल। इस लाइन एल में ये जो पॉइंट ए है, ये वो गिवन पॉइंट है। जो दो चीजें गिवन है ना, एक गिवन पॉइंट, तो वो गिवन पॉइंट क्या? ए है। ठीक है, और इस पॉइंट ए का ये जो वेक्टर ए दिख रहा है, ये क्या? उसका पोजीशन वेक्टर है। समझ गए ये चीज? और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, मतलब वेक्टर बी का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन क्या है? दोनों क्या है? सेम है। तो दो चीजें गिवन है आपको, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है या उसका पोजीशन वेक्टर बोल लो, वो गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है? जिस वेक्टर के वो पैरेलल है वो वेक्टर गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसमें हम एक रैंडम पॉइंट पी कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कोई इसमें एक पॉइंट है पी, जिसका की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, क्योंकि आपने 2D में लाइन पढ़ी है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस में, क्लास 11th में एक्स और वाई में आती थी लाइन की इक्वेशन। x1 डिफरेंट फॉर्म्स थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक तो जनरल फॉर्म था, फिर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इस तरह से। तो जो भी इक्वेशन बनती थी वो x और y में बनती थी, क्योंकि वो 2D था। ये 3D है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो x, y और z में बनेगी। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट P है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? R से। तो पहले ये सारी चीजों से फेमिलियर हो जाओ। जो ये लाइन है L, वो दिख गई ना सबको? लाइन L किसके पैरेलल है? वेक्टर बी के पैरेलल है। लाइन L में जो गिवन पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ए। और जो रैंडम पॉइंट हमने लिया, वो पॉइंट क्या है? पी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या लिया? एक्स वाई जेड, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? वेक्टर आर। क्लियर ये चीज? अब देखो यहां पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है। सबसे पहले हम इस वेक्टर की बात करते हैं। ये एक वेक्टर बन रहा है क्योंकि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मतलब ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर एपी। अब देखो वेक्टर एपी कैसे निकलता है, हमने वेक्टर चैप्टर में जो पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही निकलता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब क्या हो गया? ओपी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब क्या हो गया? ओए। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वेक्टर आर से, तो यहां गया वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वेक्टर ए से, तो यहां पर क्या आ गया? आर माइनस ए। तो जो वेक्टर एपी होगा, वेक्टर एपी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ गए सब? अब वेक्टर एपी किसके पैरेलल है? वेक्टर
बी के पैरेलल है। अब याद करो जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो ये देखे थे अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, उनके रेशियोज जो है सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहां पर वेक्टर एपी पैरेलल है वेक्टर बी के। इसका मतलब वेक्टर एपी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर एपी की वैल्यू क्या हो गई, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो गया, वेक्टर बी। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये जो आपको दिख रहा है ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये वो जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये उसकी इक्वेशन है ये वाली, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। क्यों वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि इसमें सारे वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब यहां पर देखो ये बता दिया जो वेक्टर आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कैसे, क्योंकि वेक्टर आर जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है और उसकी वैल्यू कैसे आएगी, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, x1i y1 j z1 के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गिवन पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 और z1 से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर ए की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर। और वेक्टर बी जो है उसको हम ए आई बी जे और सी के से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेक्टर बी ये वाला वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ ए बी सी जो है ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, और वही डायरेक्शन रेशियो लाइन के भी हैं। समझ रहे हो, दोनों पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम हो। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको एज इट इज नोट डाउन करो। हाँ बिल्कुल, वो डायग्राम बनाना है, क्योंकि अब जो फॉर्मूला देखो और वैल्यू निकालो उतना इजी नहीं रहेगा। क्वेश्चन इसके ट्रिकी आते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना, इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है। अगर किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों में या ऑफलाइन में तो पूछ लो अभी। ये वाली लाइन एल, हाँ ये कोई भी हमने रैंडम लाइन ले ली है, और ये उस पे गिवन पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट और वेक्टर बी के पैरेलल। ये सारी जो चीजें लिखते जा रहे हो ना अपने दिमाग में, उसको इमेजिन पे करते जाओ, समझते जाओ नोटेशन से। ठीक है, x1 y1 z1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, p जो है जिसके कोऑर्डिनेट x y z है वो रैंडम पॉइंट है जिसको वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब अगले पेज पे जाऊंगा मैं तो वो यूज होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। हो गया, हटा दो क्या बच्चा है। ठीक है, पूरा सारी चीज वैसे आपके बुक में है, लेकिन वो इतने सारे एडिशनल मटेरियल के साथ है ना, वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे पूरा पढ़ने जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो मैंने यहाँ पर लिखी है। हो गया ये, हटा दो क्या। ओके, अब देखो यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूजन था प्रीवियस पेज का वो क्या था, ये जो आपको इक्वेशन दिखी ये क्या है,
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्लियर ये चीज? और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? हेडिंग में लिखा हुआ था। कौन सी दो चीजें चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है और जिस वेक्टर के वो क्या है, पैरेलल है। तो इधर पे ध्यान से समझना, जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। और वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी? x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये थी। और वेक्टर बी, ये वो वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है। वेक्टर बी की वैल्यू हमने क्या ली थी? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और वेक्टर आर ये क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं दूसरी टाइप की इक्वेशन पे, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म है, ये बिना वेक्टर वाला फॉर्म है। इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। और ये इस तरह से निकलती। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो समझना, इसलिए मैंने बीच के स्पेस छोड़े हुए। यहां पर वेक्टर आर की जगह पे हम ये रख देते हैं। मतलब क्या रखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वेक्टर आर की जगह पे आ गया, इज इक्वल टू ए। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की जगह पे क्या आएगा? ai प्लस bj प्लस सी के। ये हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको? अब क्या करो, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको इधर भेज दो, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। तो यहां पर ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में दोनों में से आई कैप कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वो x माइनस x1 आई कैप प्लस ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में दोनों में से j कैप कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा? y माइनस y1 j कैप। और इधर पे क्या हो जाएगा? प्लस z माइनस z1 k कैप। और राइट साइड में क्या बच गया? a लैम्डा आई कैप प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस सी लैम्डा के कैप। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये वाला टर्म इक्वल होगा किसके? ए लैम्डा के। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों के आई आई वाले कंपोनेंट इक्वल, मतलब x माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए लैम्डा। और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। क्या ये समझ में आया? सिमिलरली क्या हो गया? एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ वो, लेकिन वो किसके केस में था? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के केस में था, जब दो पॉइंट दिए हुए होते थे तो। ठीक है, उससे अभी उससे रिलेट मत कर इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, जिससे y माइनस वाई वन अपॉन, नहीं ए नहीं, क्या है ये? बी लैम्डा, जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा। सिमिलरली थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? z माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, जिससे z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। अब देखो ये तीनों की वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तो उसको हमने कंबाइन कर दिया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, सपोज लेना है तो ये बन गई उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब एक और चीज मैंने यहां पर लिख दी है, क्या? एबीसी को किससे रिप्लेस कर दिया? एलिमेंट से। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि भाई यहां पर एबीसी एक्चुअल में क्या? डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोस एबीसी को आप डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में होते हैं दोनों। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीजें करेक्ट है। ठीक है, क्या चीज? ए की वैल्यू, हाँ, लेकिन वो दो पॉइंट जब पता होते हैं तब x2 माइनस x1। यहां पर ये वाला पॉइंट पता नहीं है ना। हाँ, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। एक मिनट, थोड़ा डिटेल में बता, क्या पूछ रहा है? किस में कौन सा पॉइंट निकालना था? देखो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, इसका एक और दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। देखो यहां पर ये एपी है, एपी का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा?
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इससे मिलेगा। और b का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, ये उसका डायरेक्शन रेशियो है। दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो सेम रेशियो में होंगे, तो बस वही चीज यहां पर उसको उस फॉर्म में लिखा, एक्स में, वही बोलना चाह रहा था। ओके ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हटा दूं मैं ये लिखना है ये पूरा का पूरा, ये डेरिवेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है कि वेक्टर दिया हुआ है कार्टेशियन में बदलो। हटा दूं क्या इसको मैं, एक आध क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं यार, फिजिक्स वाले बच्चे आ गए, 12th वाले, 11th वाले। एक बार देख लो, एक आध एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जांपल देख लो सो दैट समझ में आए कैसे यूज होगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालनी है, जो इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस वाले वेक्टर के क्या है, पैरेलल। तो भाई ये देखो, ये जो पॉइंट दे दिया हुआ है ना, इस पॉइंट को हम वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जिसके पैरेलल है उसको हम क्या लेते हैं, वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी हो गया, क्या हो गया, ये 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या लिखाया था, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये लिखाया था। इसमें पुट कर दो, मतलब वेक्टर a की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा मतलब क्या आएगा, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। वेक्टर b की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा, मतलब क्या हो जाएगा, 3i प्लस 2j माइनस 8k। खत्म हो गया, ये वेक्टर इक्वेशन बन गया। समझ में आया कि नहीं, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। अब इसको आपको बदलना है कार्टेशियन इक्वेशन में, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना क्या करेंगे, x माइनस x1, तो x1 क्या है, ये आपका ये, चाहे यहां से देखो या यहां से देख लो भाई, x माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 5, अपॉन में क्या आता है a की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई a की वैल्यू 3, इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 2 अपॉन b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, इज इक्वल्स टू z माइनस z1, मतलब क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 अपॉन क्या हो जाएगा, -8। दैट्स इट, ये होगी उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। समझ गए कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो ये एग्जांपल 8 आपकी बुक का एग्जांपल है, तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस निकाल, नहीं निकालनी है, वो जो जिस क्वेश्चन में आएगा इज इक्वल टू लैम्डा में छोड़ दो, जिस क्वेश्चन में रहेगा बताऊंगा जो एडिशनल चीजें रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले ना, मैं आप लोगों से सबसे पहले ना ए बी सी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये सारी चीजें पूछूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड करते हैं आज की क्लास, थैंक यू।